अस्सलाम वालेकुम। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कोलीग्स, आप सब लोग कैसे हैं? होप आप लोग सब ठीक होंगे और जो है सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे, जैसे मैं भी सर्दी एंजॉय कर रहा हूँ इस वक़्त। सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप लोग एप्रिशिएट कर रहे हो मेरे वीडियोस को और आज का जो वीडियो है वो पेंक्रियाज के ऊपर है, यानी लबलबे के ऊपर है वीडियो। और इसकी स्पेशल रिक्वेस्ट जो है वो मिसेस अनीला ने जो है मिसेस अनीला रफ़ाकत ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि मैं पेंक्रियाज और उसकी प्रॉब्लम जो है डायबिटीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो आज उस टॉपिक पे होगी। उसके अलावा मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स का, डॉक्टर मनहर, मेरी कोलीग डॉक्टर अतिया, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं और एप्रिशिएट करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बेसिकली पेंक्रियाज है क्या? पेंक्रियाज की पोजीशन क्या है बॉडी के अंदर? पेंक्रियाज बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी यानी पेट की जो कैविटी है उसके अंदर मौजूद होता है और हॉरिजॉन्टली मौजूद होता है, यानी इस तरह नहीं, इस तरह मौजूद होता है और एक लीफ की शेप का होता है ये। और इसकी जो हमारी छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है वो सी शेप का होता है और इसका हेड जो है वो उसके अंदर फिक्स होता है और उसकी जो है हेड फिक्स होने की वजह से फिर उसके बाद ये कि पेंक्रियाज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, हेड, बॉडी एंड टेल। तो हेड तो वो सी शेप जो है उसके अंदर फिक्स होता है और टेल जो है वो स्प्लीन यानी तिल्ली के अंदर धंसी हुई होती है और इसका वज़न तकरीबन जो है 100 100 से 125 ग्राम तक होता है और इसकी लंबाई जो है वो 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। अ, उसके बाद हम आते हैं अब इसके फंक्शन के ऊपर। पेंक्रियाज का बेसिकली हमारे जिस्म में फंक्शन क्या है? पेंक्रियाज इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसको हम गदूद भी कह सकते हैं, कि वो एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन, वो दोनों फंक्शंस कर रहा होता है। एक्सोक्राइन फंक्शन जो होता है पेंक्रियाज का, वो हमारी बॉडी में डाइजेशन में काम कर रहा होता है, यानी खाना हज़म करने में मदद कर रहा होता है और उसके अंदर से पेंक्रियाटिक जूस जिसके अंदर बाइकार्बोनेट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स उसके अंदर कौन-कौन से होते हैं? उसमें होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो कार्बोहाइड्रेट्स यानी नशास्ता उसको हज़म करने में मदद करते हैं और लाइपेज़ एंजाइम होता है इसके अंदर, जो लिपिड्स यानी चिकनाहट को हज़म करने में मदद कर रहा होता है। अब आ जाते हैं हम इसके एंडोक्राइन फंक्शन के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंडोक्राइन फंक्शन के ऊपर जो है इसके इसका काम क्या होता है कि अगर हम इसके सतह के ऊपर जो है कुछ सेल्स होते हैं, कुछ खुलिये होते हैं, जिनको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर अब 4 तरह के खुलिये होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा सेल्स, ठीक है? तो अल्फा सेल्स का काम क्या होता है? अल्फा सेल क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं? क्या ख़ारिज कर रहे होते हैं? अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन ख़ारिज करते हैं। बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन ख़ारिज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डेल्टा सेल्स जो हैं वो सोमैटोस्टेटिन एक हार्मोन है, उसको ख़ारिज करते हैं और गामा सेल्स जो हैं वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को ख़ारिज करते हैं। अब
अल्लाह ताला ने कुछ पेंक्रियास का फंक्शन इतना कॉम्प्लेक्स रखा है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम कोई भी ग़िज़ा खाते हैं, तो जब वो हज़म होती है और हमारे खून के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, जब वो हमारे खून के अंदर जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो शुगर की शक्ल में जो है वो हमारे खून के अंदर गर्दिश करना शुरू कर देता है। अब जो है इस पे क्या असर होता है फिर कि बीटा सेल्स जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। वो ट्रिगर होते हैं और इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन सिक्रीट करने से फिर क्या होता है कि वो जितना भी खून के अंदर ज़्यादती होती है शुगर की, वो उसको मसल्स में, लिवर में, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर जाकर स्टोर कर देते हैं और एक बैलेंस मेंटेन करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया सिर्फ़ इंसुलिन का फ़ंक्शन। अब बाकी जो हमने इतने सारे 3 और हार्मोन्स का नाम लिया, तो उसमें आ जाता है ग्लूकागॉन। अब सपोज़ कि हम रोज़े रखते हैं, पूरा-पूरा दिन कुछ नहीं खाते, लेकिन उसके बावजूद हम एक्टिव रहते हैं। जो लोग स्टारवेशन पे चले जाते हैं, जो बेचारे जिनके पास खाने के लिए नहीं होता, 2-2 3-3 दिन नहीं खाते, तो उनके अंदर फिर ग़िज़ा कहाँ से आती है कि वो किस तरह ज़िंदा रह पाते हैं? कुदरत का निज़ाम इस तरह का है कि जो इंसुलिन स्टोर करती है जाके हमारे मसल्स के अंदर, हमारी लिवर के अंदर, हमारे जिगर के अंदर, ये शुगर जो स्टोर हुई हुई होती है, क्योंकि ग्लूकोज़ जो है वो बॉडी की एनर्जी सोर्स है। तो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन इनको दोबारा से तोड़कर और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस और इंसुलिन जो स्टोर करता है उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस के ज़रिए ग्लूकागॉन जो है वही शुगर को वापस खून के अंदर लेके आता है ताकि इंसान के अंदर ताकत रहे। अब तीसरा हार्मोन हमारे पास आ जाता है, जो भी हमने हार्मोन्स किए, सोमैटोस्टेटिन। स्टेटिन का मतलब होता है रोक देना। अगर ग्लूकागॉन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो कुदरती तौर पे सोमैटोस्टेटिन रिलीज़ होता है और वो उसको जो है रोक देता है, उसकी रिलीज़ को। और अब सोमैटोस्टेटिन को कौन रोकेगा? तो सोमैटोस्टेटिन को रोकने के लिए जो हमारे चौथा हार्मोन था, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, वो काम करते हैं और वो सोमैटोस्टेटिन का फंक्शन भी दबा देते हैं। तो इस तरह हमारा पैंक्रियाज जो है हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन रखता है। सिर्फ इंसुलिन नहीं, ग्लूकागॉन भी इसमें इक्वली काम कर रहा होता है। ज़्यादती होगी खून में शुगर की या ग्लूकोज़ की, तो वो जो है इंसुलिन काम करेगा। खून में ग्लूकोज़ की कमी अगर बहुत कम हो गई है, तो वहाँ पर हमारा फिर ग्लूकागॉन काम करेगा। ठीक है? ग्लूकागॉन की बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई है खून के अंदर, तो सोमैटोस्टेटिन काम करेगा और सोमैटोस्टेटिन की अगर ज़्यादती हो गई है, तो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड काम करेंगे। तो ये हमारा मेन फ़ंक्शन होता है पैंक्रियाज़ का। अच्छा, उसके अलावा जो है अब हम इसके अंदर देखेंगे कि पैंक्रियाज़ के जो है मेन पैंक्रियाज़ की जो बीमारी है दुनिया के अंदर, तकरीबन सब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर बहुत कॉमन है ये, दैट इज़ डायबिटिस मेलाइटस। ठीक है? जिसको हम सिंपली आम ज़बान में शुगर की बीमारी कह देते हैं। ठीक है? तो डायबिटिस मेलाइटस जो है उसको हम 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं। एक होती है प्राइमरी या इडियोपैथिक। इडियोपैथिक वो बीमारियाँ होती हैं जिनका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता। तो प्राइमरी और इडियोपैथिक डायबिटीज़ जो होती है, उसके अंदर फर्दर डिवीज़न होती है टाइप 1 की। टाइप 1 जो होती है वो होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी उसमें इंसुलिन ज़रूरी होती है।
और काफ़ी लोग एक्सटर्नली इंसुलिन लेते हैं। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में IDDM भी लिख देते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप 2 होती है, वो होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जिसमें इंसुलिन हो ना हो लेकिन डायबिटीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद एक होती है ओबीस नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस, और नॉन ओबीस नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस। अब ओबीस क्या होता है? मोटा होना। तो इसकी जो है, फिर उसके बाद जेनेटिक फैक्टर आ जाता है कि जीन्स में भी ये चीज़ आ जाती है। तो हमारे पास जो है टाइप 1 और टाइप 2 प्राइमरी के अंदर आ गई हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद आ जाती है सेकेंडरी। सेकेंडरी अब क्या होगी कि वो पेंक्रियाज से रिलेटेड तो है, लेकिन पेंक्रियाज के फंक्शन ना होने की वजह से। तो इसमें पहला क्या कि ऑपरेट करके पेंक्रियाज निकाल दिया गया है, तो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन ये सब कुछ तो है ही नहीं। तो उसमें फिर डेफिनेटली पेंक्रियाज का फंक्शन जो है वो इंसुलिन के थ्रू पूरा किया जाता है। क्रॉनिक पेंक्रेटाइटिस, यानी पेंक्रेटाइटिस कहते हैं लबलबे की सोजिश को। तो अगर क्रॉनिक मींस आराम आराम से होना, यानी आहिस्ता 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 वो बढ़ के सूजन की तरफ चले गई, सोजिश की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये दूसरा कॉज हो गया। फिर हार्मोनल ट्यूमर्स हो गए। फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा होता है एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड, कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर अगर कहीं ट्यूमर आ रहा है, एड्रिनल ग्लैंड जो है वो हमारे गुर्दों के ऊपर गदूद होते हैं, उनके अंदर अगर ट्यूमर आ रहा है तो उस वजह से भी होता है। ठीक है, सेकेंडरी डायबिटीज़, तो इसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, यानी जो दिमाग से काम कर रहा है, मास्टर ग्लैंड, अगर उसका ट्यूमर हो गया तब भी जो है डायबिटीज़ की कंडीशन में चला जाएगा बंदा। फिर आ जाती है कंडीशन हीमोक्रोमेटोसिस। हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है कि ब्लड के अंदर आयरन लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके, नॉट ऑल, मोस्टली वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका लिवर हो गया, आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, उसके अंदर आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जब आयरन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो वो भी जो है सेकेंडरी कॉज बन जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर जो है लाइपोडिस्ट्रोफी। तो लाइपोडिस्ट्रोफी मींस लिपिड्स के जो है इम्बैलेंस हो जाता है इसके अंदर। तो ये भी जो है सेकेंडरी कॉज बन जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, फंक्शंस तो हमने कर लिए। ठीक है, फंक्शंस हमने कर लिए डायबिटीज़ मेलाइटस उसके पेंक्रियाज के। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहले जेनेटिक इंसफिशिएंसी। ठीक है, जेनेटिक हो गया, उसके बाद ऑटो इम्यून हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गए टाइप 1 डायबिटीज़ टाइप 1 के फैक्टर्स। ठीक है, उसके अंदर जो है जेनेटिक आ जाता है, ऑटो इम्यून हो जाता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। अब टाइप 2 के अंदर जो है वो ओबेसिटी, यानी मोटापा, और उसके बाद जेनेटिक। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। पैथोजेनेसिस कहते हैं, पैथो कहते हैं बीमारी को, जेनेसिस कहते हैं बीमारी का बनने को। तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है, अच्छा अब इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा क्योंकि इसको ये भी कहते हैं कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है वो फैमिलीज़ में रन करती है, हेरिडिटी होती है, विरासत में मिलती है। तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो मैं आपको बता दूंगा। उसमें होता है कि ये है कि एक MHC जीन होती है। ठीक है, MHC जीन जो होती है वो होती है
मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टो मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है, उसमें 3 तरह की जीन्स आती हैं, डीपी, डीक्यू, डीआर। अच्छा, अब कोई बंदा जिसको पर्सन विद एचएलए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, एंटीजन, अच्छा ये एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है, ठीक है? ऑटो इम्यून डिजीज़ भी है। एचएलए जो है डी एचएलए डीआर थ्री, अगर किसी में एचएलए डीआर थ्री है तो 5 टाइम्स रिस्क पर है डायबिटीज़ मेलाइटस के। लेकिन अगर किसी के अंदर एचएलए डीआर फोर है, वो 7 टाइम्स रिस्क पर है डायबिटीज़ मेलाइटस के। तो क्रोमोसोमल जिसको क्या कहते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग या क्रोमोसोम्स का अगर हम असेसमेंट करें तो उसमें हमें ये पता चल सकता है कि इसके अंदर जो है एचएलए डीआर थ्री है, एचएलए डीआर फोर है, और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है तीसरी टाइप जो इन दोनों के दरमियान में होती है, जो है डीआर थ्री बाई फोर। डीआर थ्री बाई फोर वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो 15 टाइम्स जो है वो ज़्यादा ख़तरे में होते हैं इसके, डायबिटीज़ मेलाइटस के। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जैसे एचएलए के मैंने फुल फॉर्म बताई आपको, क्या थी? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ये एंटीजेंस क्या करते हैं कि बीटा सेल्स के ऊपर जाके अटैक करते हैं और एंटीजेंस जो हैं वहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब इम्यूनिटी का एक रूल है कि एंटीजन जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, ठीक है? एंटीजेंस जो है वो प्रोटीन्स होती हैं और प्रोटीन्स के अगेंस्ट जो यानी एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं, उनके अगेंस्ट हमेशा एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। और एंटीबॉडीज़ जब बनती हैं तो वो उन प्रोटीन्स को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। इसी तरह बीटा सेल के ऊपर अगर एचएलए की कोई सी भी टाइप जो है वो एंटीजन बन के बैठ गई है तो एंटीबॉडीज़ जो हैं बॉडी की वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी, बीटा सेल का फंक्शन जो है वो बिल्कुल लॉस हो जाएगा, ठीक है? और फिर इसको, इस कंडीशन को जो ये एंटीजन बन के बैठ जाते हैं, इसको ऑटो एंटीजन कहते हैं। तो जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी तो वो ऑटो इम्यून कंडीशन की तरफ चला जाएगा और तब भी जो है टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। तो टाइप 1 डायबिटीज़ की हमें मेन जो यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें पता चला कि इसमें एमएचसी, ठीक है, जो एमएचसी यानी जो क्या कहते हैं, हिस्टो सॉरी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एचएलए, ठीक है, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस जो हैं वो जाके बैठ जाते हैं। अब वो चाहे डीआर थ्री हो, डीआर फोर हो या डी थ्री बाई फोर हो, तो डीआर थ्री बैठेगा तो वो जो है 5 टाइम्स रिस्क पे होगा, डीआर फोर बैठेगा तो वो 7 टाइम रिस्क पे होगा, डीआर थ्री बाई फोर बैठेगा तो 15 टाइम्स रिस्क पे होगा डायबिटीज़ मेलाइटस के। और इस तरह फिर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता। जैसे अभी हमने पहले शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो है अल्फ़ा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन रिलीज़ करते हैं, बीटा सेल्स जो हैं वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है? तो जब बीटा सेल्स के ऊपर आके एंटीजेंस बैठ जाएंगे, ऑटो एंटीजेंस, तो एंटीबॉडीज़ आके उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे और बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी। उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी, सेकंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर। ऑटो इम्यूनिटी जैसे अभी हमने किया, जैसे अभी थोड़ा सा इसमें कॉज के अंदर कि ऑटो इम्यूनिटी जो किस वजह से हो सकती है कि एंटीजेंस आके बैठ गए और ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो ट्रिगर हो गया, एंटीबॉडीज़ ने अटैक कर दिया,
तो ऑटो इम्यूनिटी हो गई। फिर कुछ 15% पेशेंट्स के अंदर जो है टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो किस वजह से होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो पेंक्रियाज से हटकर होते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पेंक्रियाज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है तो वो डायबिटीज़ में जा रहा है। कुछ 15% पेशेंट्स के अंदर जो ऑटो इम्यून हो रही है वो किस वजह से हो रही है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल थायराइडाइटिस यानी गले के गदूद का जो है सोजिश हो गई, ऑटो इम्यूनिटी हो गई, उनके अंदर हो सकता है। पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया हो गया, ग्रेव्स डिजीज़ हो गई। तो इन तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर भी डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 जो है वो हो सकती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में अगर हम आ जाएं तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो बॉडी के अंदर आकर आपके जो है उसको बीटा सेल्स को ट्रिगर करना शुरू कर दे, उसको डैमेज करना शुरू कर दे, तो इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगी और ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगा, वो यानी इस कंटिन्यूटी को थोड़ा सा ब्रेक करूँगा कि मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि जो नॉर्मल वैल्यू एक जिसको हम कहते हैं रैंडम और फास्टिंग, तो जो फास्टिंग नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो 80 to 120 के दरमियान में होता है। ठीक है, दैट्स नॉर्मल जो है फास्टिंग ग्लूकोज लेवल। रैंडम पे अगर आप आ जाओ तो रैंडम में ये होता है कि अप टू 200 रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो अप टू 200 होता है, दैट्स नॉर्मल। अगर उससे ऊपर जाएगा तो वो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में चला जाएगा, अगर उससे नीचे आएगा वो हाइपोग्लाइसीमिया में आ जाएगा। ठीक है, ग्लाइसीमिया मीन ग्लूकोज, हाइपो मीन लो, तो हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये चीज़ मैं एक थोड़ी सी ऐड करना चाह रहा था। अब उसके बाद ये होता है कि ये सब जो है तो पेंक्रियाज के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो पेंक्रियाज का साइज डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। बट जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, जो यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनके अंदर जो बेबीज़ फीटस होता है, फीटस के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो बढ़ जाते हैं। और उसके बाद फिर जो है बीटा सेल डिग्रेनुलेशन यानी बीटा सेल्स की डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, तोड़फोड़ शुरू हो जाती है बीटा सेल्स के अंदर। फिर उसके बाद फाइब्रोसिस ऑफ आइलेट्स यानी फाइब्रोसिस कहते हैं सख्त हो जाना। जब सख्त हो जाएंगे तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगी। ये सब हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अभी। फिर उसके बाद आता है एमाइलॉइड रिप्लेसमेंट ऑफ आइलेट्स, यानी जैसे अभी हमने पीछे किया था कि जो ऑटो इम्यूनिटी जहाँ पर हो रही थी, ऑटो एंटीजन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एमाइलॉइड्स जो होते हैं वो भी प्रोटीन्स होते हैं। अगर आइलेट्स के ऊपर जो है प्रोटीन्स आ गए हैं तब भी जो है इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जैसे एमाइलॉइड्स आ गए, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स के अगेंस्ट हमेशा एंटीबॉडीज़ आती हैं, तो ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो वहाँ आना शुरू हो जाएंगे और वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे उस एरिया को जहाँ पे बीटा सेल्स हैं, और बीटा सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे बीच में उसमें। और इस कंडीशन को कहते हैं इंसुलाइटस यानी इंसुलिन सिक्रीट करने वाले जो सेल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन, उनकी सोजिश हो जाती है। जब सोजिश हो जाती है तो इंसुलिन सिक्रीट नहीं होगी क्योंकि वो एबनॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस अब हमारे पास क्या आ जाती हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की। ठीक है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, कीटोएसिडोसिस हो जाती है। फिर उसके बाद हाइपरमोलर नॉन कीटोकोमा, यानी नॉन कीटो, इसमें कीटोएसिडोसिस नहीं हो रही लेकिन कोमा में जा सकता है बंदा।
फिर हाइपोग्लाइसेमिक कोमा, जैसे अभी मैंने एक पीछे टर्म मेंशन की थी कि अगर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा फॉल कर गया है तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। और ग्लूकोज क्या है, बॉडी की एनर्जी सोर्स है, और जब एनर्जी सोर्स ही नहीं होगी या वो बहुत कम होगी और ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगी वो एनर्जी, तो वो जो पेशेंट है वो कोमा में जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन, ये तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस थी कि ये तो फ़ौरन हो सकती हैं, यानी जस्ट रश टू दी इमरजेंसी रूम, कि फ़ौरन से आप इमरजेंसी में जाएं जब भी इस तरह की कंडीशन हो रही है और आपकी नोन हिस्ट्री है डायबिटीज़ की। ठीक है, उसके बाद क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आ जाती है आपकी डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी। ठीक है, एनजीओ कहते हैं जो है ब्लड वेसल्स को। तो उसमें क्या होता है कि क्रॉनिक आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस आपको भी पता है कि खून की शरियानों के अंदर जो है चिकनाहट जमा होना शुरू हो जाती है। चिकनाहट क्यों जमा हो रही है? क्योंकि जबकि इसमें तो शुगर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, लेकिन हमने जब इंट्रो किया था इसका, तो उसमें हमने बताया था कि पैंक्रियास से जो एंजाइम्स आते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, वो कार्बोहाइड्रेट्स को वो कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, और लाइपेज जो हैं वो लिपिड्स को वो कर रहे होते हैं, डाइजेस्ट। लेकिन जब पेंक्रियास पूरा ही इफेक्ट हो गया है तो वो क्रॉनिक एथेरोस्क्लेरोसिस में जा सकता है, क्योंकि लिपिड्स, चिकनाहट, वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो ब्लड वेसल्स के अंदर जाके जमना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद एक्यूट डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनीज भी आपकी अफेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी आपकी, उसमें क्या होता है कि लेंस के अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो बहुत कॉमन टर्म में जिसको कहते हैं मोतिया उतर आया या कैटरैक्ट। तो ये जो है ये भी ये आपके क्रॉनिक केसेस के अंदर ऐसा हो जाता है। उसके बाद जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी दिमाग के ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को जो है हमें अपनी डायबिटीज़ को जो है बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आगे चलने से बाद मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक मिली जिसके अंदर थोड़ा-सा डायबिटीज़ के बारे में लिखा हुआ था, और मैं ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं उससे रीडिंग करूँगा, उस बुक से रीड करूँगा, और उसके अंदर कुछ बड़े काम की रेमेडीज़ भी हैं कि किस तरह हम किस कंडीशन में, क्या कंडीशन है तो कौन सी रेमेडी यूज़ करेंगे, क्या कंडीशन है तो कौन सी रेमेडी यूज़ करेंगे, तो हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर्स जो हैं ये अब हम इसको ब्रीफ करते हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो 20s की एज में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेगिया। पॉलीयूरिया मीन बार-बार यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया मीन बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पॉलीफेगिया बहुत ज़्यादा भूख लगना। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें जो हैं कॉमन हैं इसके अंदर, जबकि टाइप 2 के अंदर पॉलीफेगिया इतनी कॉमन नहीं है, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया बहुत ज़्यादा कॉमन है, और टाइप 2 जो है वो 40 के बाद जो है मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस वो मैंने आपको बता दिए हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, कैटरैक्ट हो सकता है, उसके बाद आपकी छोटी-छोटी ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो सकती हैं। तो जो है काइंडली जो लोग डायबिटिक हैं वो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें, और जो मैं थोड़ी सी रीडिंग करूँगा उसके अंदर कुछ डाइट के बारे में भी थोड़ा बहुत, एक छोटा सा पैराग्राफ डाइट के ऊपर भी है, तो वो उस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अब होपफुली के डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी नॉट कंप्लीट बट कुछ हद तक आपको नॉलेज मिला होगा।
अब जैसे मैंने कहा था कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बुक मुझे मिली है, तो उस बुक से जो है बुक से अब हम थोड़ा सा रीड करेंगे, ठीक है। डायबिटीज़, ठीक है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा इसको, मैं ज़रा स्लोली पढ़ूँगा। वैसे भी मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, तो कोई वर्ड अगर मैं मिस प्रोनाउंस कर दूँ तो प्लीज़ उस चीज़ को समझ जाइएगा। अच्छा, शुरू करते हैं। इस मर्ज़ में अंतड़ियों, दिमाग व असाब, जिगर और लबलबा में से किसी एक या ज़्यादा अज़ा की ख़राबी लाज़मी तौर पर मौजूद होती है, ठीक है। यानी सिर्फ लबलबा नहीं, बहुत सारे अज़ा इसमें शामिल हो जाते हैं। मर्ज़ को आम तौर पर शक्कर खाने, कसरत जमा, कसरत शराब नोशी, बसियारखोरी, कसरत मेहनत दिमागी, यानी जो मेंटल डिप्रेशन या दिमागी काम बहुत ज़्यादा करते हैं वगैरह से तक़वियत मिलती है। 40 साल से कम उम्र वाले बुरी तरह से इस मर्ज़ की ज़द में आते हैं और इस मर्ज़ की कम से कम बर्दाश्त रखते हैं। यानी जो इसमें भी यहाँ पे भी जो है कि 40 साल से कम उम्र वाले, यानी 20s या लेट 20s, तो वो जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इससे। इस मर्ज़ में ग़िज़ा ख़ास अहमियत रखती है। ये एक पैराग्राफ जो है मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा। इस मर्ज़ में ग़िज़ा ख़ास अहमियत रखती है, चुनांचे नशास्तादार आई डोंट नो, स्टार्च, नशास्ता स्टार्च होती है, ओके व्हाटएवर, नशास्तादार और शीरीं ग़िज़ा, मीठी ग़िज़ा से ज़्यादा परहेज़ करना लाज़मी है। मछली, अंडे, पनीर, मक्खन, घी, बलाई, ताज़ा दही, छाछ, सब्ज़ तरकारियाँ यानी सब्ज़ियाँ, मेवाजात और मग़ज़ियात का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं एक दफ़ा दोबारा ही रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। मछली, अंडे, पनीर, मक्खन, घी, बलाई, ताज़ा दही, छाछ, सब सब्ज़ियाँ, मेवाजात और मग़ज़ियात यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा मेहनत जिस्मानी या दिमागी, कसरत जमा, गम और रंज वगैरह से परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें जो है जिस्मानी मेहनत से उसके अलावा रंज व गम, डिप्रेशन, उससे जो है परहेज़ करना चाहिए। अब इससे आगे अब जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मर्ज़ का बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज तो वही होगा जो मरीज़ की जुमला जिस्मानी इलामात और मिजाजी हालतों पर हावी होगा। यानी जो सिम्टम्स सामने आएंगे या जिस जिस्म जिस तौर से गुज़र रहा होगा उसी हिसाब से इसका इलाज होगा। और चूँकि ये बलाखिर एक हलाकुन मर्ज़ है, खुदा ना खास्ता कोई इस मर्ज़ की वजह से जो है वो इस कंडीशन में आए, इसलिए इसका इलाज पूरे गौर से करना लाजमी है। तो इसका इलाज जो है पूरे गौर से करना लाजमी है। अब कुछ रेमेडीज़, कुछ दवाइयाँ होम्योपैथिक की यहाँ पे मेंशन है। और ये गौर से सुनिएगा, ध्यान में रखिएगा कि ये अलामात आ रही हैं या नहीं आ रही। बायोकेमिक में नेट्रम सल्फ इस मर्ज़ की बेहतरीन दवा है। बायोकेमिक में नेट्रम सल्फ इस मर्ज़ की बेहतरीन दवा है। नकरसी इलामात
इस दवा में पाई जाती हैं। चूँकि इस दवा का असर जिगर या असर जिगर पर नुमाया है, यानी जिगर पर इसका असर होता है इस दवा का, और दबे हुए सुज़ाकी मादे को जिस्म से साफ़ करने की मुकम्मल अहलियत रखती है। यानी नेट्रम सल्फ़, जो कि बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है डायबिटीज़ के अंदर भी, और जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको साफ़ करने के लिए। लिहाजा इस दवा को इस मर्ज़ में नुमाया दर्जा हासिल है। आप इसकी होम्योपैथिक पोटेंसियाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक पोटेंसियाँ मीन्स आप क्यू में मैं तो नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप क्यू में इस्तेमाल करें मदर टिंचर फॉर्म में। आप इसकी फर्दर जो है 30 की पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 200 की पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाती है उसके बाद ये दवाई मैंने बहुत, यानी मैंने जितनी प्रैक्टिस की है उस पूरी प्रैक्टिस के अंदर मैंने इस दवाई के बारे में बहुत पढ़ा भी है और इस्तेमाल होते हुए देखी भी है, और इसका असर भी काफ़ी अच्छा होता है। शक्कर की ज़्यादती को कम करने के लिए साइज़िजियम का खुला इस्तेमाल करें। साइज़िजियम का खुला इस्तेमाल करें। ये दवा गोशाफ़ी नहीं, लेकिन फिर भी दूसरी दवाओं के साथ इसका इस्तेमाल मिलाकर किया जा सकता है और वक्ती मददगार ज़रूर साबित हो सकती है। यानी अगर किसी की शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही तो आप साइज़िजियम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं वक्ती तौर पे कि उसकी शुगर कंट्रोल में आ जाए। साइज़िजियम और यूरेनियम नाइट्रिकम 3x बारी-बारी, यानी दोनों, ठीक है। साइज़िजियम और यूरेनियम नाइट्रिकम 3x की पोटेंसी में बारी-बारी दिन में 4 खुराक देने से पेशाब में शक्कर 1 हफ्ते के अंदर कम हो जाती है। यानी जिसको पॉलीयूरिया हो रहा है और जिसको क्या कहते हैं ग्लूकोज यूरिया हो रहा है, यानी यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा आ रही है, तो साइज़िजियम और यूरेनियम नाइट्रिकम का 3x की पोटेंसी बारी-बारी दिन में 4 खुराक देने से पेशाब में शक्कर 1 हफ्ते के अंदर कम हो जाती है। उसके बाद जो एक रेमेडी यहाँ पे है वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस मदर टिंचर और बुलंद ताकतें, ठीक है, यानी मदर टिंचर में भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी बुलंद ताकतें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 में भी यूज़ कर सकते हैं, 200 में भी यूज़ कर सकते हैं। ये दवा आसाबी वजूहात से पैदा शुदा मर्ज़ के लिए ख़ास अहमियत रखती है। यानी जो दिमागी थकावट की वजह से, दिमागी एक्सर्शन की वजह से जो है इस कंडीशन में है, तो उसके अंदर ये मददगार साबित हो सकती है, अहमियत रखती है। कसरत जमा और दिमागी मेहनत इस दवा की अलामात पैदा कर देती हैं, ठीक है। दिमागी मेहनत अगर इसमें आ जाए, यानी अगर कोई पेशेंट आपके पास आए और वो कह रहा है कि भाई मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत पढ़ता हूँ और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है मेरे दिमाग के ऊपर पढ़ाई का, और डायबिटिक भी है, तो आप उसको ये दे सकते हैं। कर देती हैं। रात को नौजवानों में कई मर्तबा पेशाब आना, दुबले पतले और लंबे नौजवानों की ख़ास तौर पर ये दवा है, ठीक है। रात को बार-बार पेशाब आना, दुबले पतले और लंबे नौजवानों की ये ख़ास दवा है। पेशाब लस्सी की मानंद आना, यानी जिसको क्या कह लें, दूधिया, हल्का दूधिया। लस्सी की मानंद आना, मरीज़ इंतहाई मायूस होता है, ठीक है, और ऐसा मरीज़ जो होता है वो बहुत मायूसी में रहता है, क्योंकि एक तो मेंटल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होता है उसके ऊपर, फिर उसके बाद डायबिटीज़,
तो डेफ़िनेटली वो जो मरीज़ है वो मायूसी में रहता है हर वक़्त। फिर उसके बाद एक और दवाई यहाँ पे मेंशन की गई है, यूरेनियम नाइट्रिकम 3x की पोटेंसी में। यूरेनियम नाइट्रिकम 3x की पोटेंसी में ये क्या करेगी, बदहज़मी की वजह से इस मर्ज़ का होना, पेशाब में शक्कर, भूख और प्यास ज़्यादा, ठीक है? यानी बदहज़मी की वजह से बदहज़मी की वजह से अगर ये मर्ज़ है और इसके पेशाब में शक्कर भी आ रही है, ठीक है? भूख और प्यास इसको बहुत ज़्यादा लग रही है। ये जो अभी हमने एक कंडीशन मेंशन की थी, डिप्सिया और पॉलीफेगिया, यानी प्यास भी बहुत लग रही है, भूख भी बहुत लग रही है और पॉलीयूरिया भी है, यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ग्लाइकोसूरिया भी है, यानी यूरिन के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप ये रेमेडीज़ जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर से रेमेडीज़ जो हैं ये रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ये रेमेडीज़ याद रहें, ठीक है? बायोकेमिक सॉल्ट में नेट्रम सल्फ, लेकिन मैंने आपको साथ-साथ इनके सिम्पटम्स बता दिए हैं कि किस सिम्पटम्स के लिए कौन-सी यूज़ हो रही हैं, ठीक है? साइज़िजियम, फॉस्फोरिक एसिड यानी एसिड फॉस, और उसके अलावा जो है यूरेनियम नाइट्रिकम। फिर एक और बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है जो मैंने अपने सीनियर डॉक्टर, मेरे उस्ताद, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है ऑलमोस्ट, वो एक रेमेडी यूज़ करते हैं, ग्लाइसरेजिया ग्लैब। अब सॉरी प्रोनाउंसिएशन मेरी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, ग्लाइसरेजिया ग्लैब, ठीक है? तो इसकी 2x की जो है पोटेंसी बहुत अच्छी होती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो ये तो हो गई डायबिटीज़ की बात। लेकिन डायबिटीज़ में रेमेडीज़ का बताना या डायबिटीज़ को थोड़ा-सा समझाना, इसका ये मतलब नहीं कि आप बस बैठ जाएँ और रेमेडीज़ को लेके बैठ जाएँ, नो। आप वर्जिश भी करें। अगर किसी बंदे को जो है डायबिटिक है, उसको वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। मसल्स जो है वो एनर्जी माँगते हैं। जब आप वर्जिश करते हो, आपके मसल्स एनर्जी माँगते हैं और उस एनर्जी, बॉडी में एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज़। अगर वो डायबिटिक है, ग्लूकोज़ लेवल ज़्यादा है, तो वो डेली बेसिस पे अगर वर्जिश करेगा, तो मसल्स में जो है वो ग्लूकोज़ यूटिलाइज़ होना शुरू हो जाएगी और ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक रूटीन बना लें कि आपने जो है वर्जिश करनी है और बिल्कुल भी आपने इस बीमारी को लेके घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो है जैसे ये भी एक बुक के अंदर ही मेंशन था कि जानलेवा बीमारी है, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत किसी के ऊपर आए। बट हाँ, मैंने एक केस देखा था डायबिटिक कोमा का, और वो जो है उस पेशेंट के साथ ये हुआ था, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर एमआई के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब वो पेशेंट जो था वो जो है वो हार्ट पेशेंट भी था और उसके साथ ही वाज डायबिटिक। तो अब वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में इतना ज़्यादा मगन हो गया कि वो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चला गया, हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में चला गया वो, और ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में जाके पता चला कि भाई उनका जो ग्लूकोज लेवल है वो 50s तक जा पहुंचा है। तो काइंडली इस तरह की वो मत करें, इतने एक्सट्रीम पे मत जाएं। जो भी काम करें बैलेंस में करें, कोई भी दवाई इस्तेमाल करें ज़रूरत के हिसाब से करें, बैलेंस में करें, ज़्यादती ना करें। और यही मेरा लास्ट मैसेज होगा इस टॉपिक के ऊपर
और काइंडली मेरी वीडियोस को ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों से भी शेयर करें ताकि उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिले। और जो है सर्दियां हैं, सर्दियों में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने आप को कवर रखा कीजिए और दुआओं में याद रखा कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहिए और आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।